गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, अब तक की कहानी में हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में रिवीजन कर रहे थे और यह रिवीजन क्लास अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम आज रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना विलंब की कक्षा प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहले मन में प्रश्न आता है कि रिप्रोडक्टिव में होता क्या है या मीनिंग क्या होता है। तो रिप्रोडक्टिव में अगर हम देखें तो दो चीजें सामने निकल कर आएगी। सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। पहले तो हम उसको समझे, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानेंगे भैया। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन को समझते हैं, अर्थात हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रजनन की। तो यहाँ पर जो बात होगी वो होगी प्रजनन की। तो रिप्रोडक्शन मतलब पुनः उत्पादन, या इसे हिंदी में हम कहें पुनः उत्पादन, लेकिन इसे अगर रिप्रोडक्शन या यूं कहे कि ब्रीडिंग की भाषा में इसे कहा जाएगा भैया जनन। तो रिप्रोडक्शन का सही अर्थ होगा हिंदी में जनन। पुनः उत्पादन कहना थोड़ा सा गलत है, हालांकि अल्टीमेटली उत्पादन ही होना है, लेकिन ज्यादा सही क्या होगा जनन, रिप्रोडक्शन। कैसे होगा? तो रिप्रोडक्शन करने के लिए, जनन करने के लिए हमें सबसे पहले तो यह जानना होगा कि जनन क्या होता है। तो जनन शब्द का अर्थ होता है प्रकृति में अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति कर देने की क्षमता ही जनन कहलाती है। प्रकृति में अपने ही जैसे जीवों को, अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न कर देने की क्षमता या जनन क्षमता ही कहलाता है भैया जनन। समझ गए भैया? अब ये जनन होता कैसे? तो रिप्रोडक्शन के माध्यम से होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के माध्यम से होगा। तो सबसे पहले जनन शब्द का अर्थ क्लियर हो गया कि प्रकृति में अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न कर देने की क्षमता ही कहलाती भैया जनन या रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन होता कैसे? तो इसके लिए हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन करने के लिए मूलतः दो चीजों की आवश्यकता होगी। कौन कौन सी दो चीजें भैया? रिप्रोडक्शन करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होगी। फर्स्ट होगा मेल और सेकंड चाहिए हमें फीमेल, नर और मादा। दो की आवश्यकता है, मेल और फीमेल की। तो मेल से क्या निकलेगा? मेल गैमेट निकलेगा, अर्थात नर युग्मक प्राप्त होगा। मेल से हमें क्या प्राप्त होगा भैया? तो नर युग्मक प्राप्त होगा और मादा से हमें फीमेल गैमेट या मादा युग्मक प्राप्त होगा। कौन सा युग्मक? तो मादा युग्मक। नर और मादा युग्मक की प्राप्ति होगी। नर युग्मक किसका निर्माण करेंगे? तो ये स्पर्म अर्थात शुक्राणु का निर्माण करेंगे, और मादा युग्मक अर्थात यह ओवम बोले, अंडा बोले, एक सेल बोले, सब एक ही बात। तो यह अंडाणु का निर्माण करेगा। बात समझ गए? तो रिप्रोडक्शन करने के लिए, जनन करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? तो प्रकृति में अपने जैसा जीव उत्पन्न करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। एक होगा मेल, दूसरा होगा फीमेल। एक होगा नर, दूसरी होगी मादा। जब इनमें सहवास या मेटिंग होगी, ब्रीडिंग होगा, प्रजनन होगा, उसके बाद नर युग्मक नर से निकल कर आएंगे, मादा युग्मक मादा से निकल कर आएंगे। नर युग्मक के रूप में कौन निकलेगा, किसका सेक्रेशन होगा? तो हम बता देंगे नर युग्मक के रूप में स्पर्म या शुक्राणु का सेक्रेशन होगा। और मादा युग्मक के रूप में कौन निकल कर आएगा? तो ओवा, ओवम या एग सेल, या हिंदी में जिसे हम कहें अंडाणु का सेक्रेशन होगा। अब सर शुक्राणु और अंडाणु क्या करेंगे? तो भैया मिलन करेंगे। इनका मिलन क्या होगा, कैसे होगा? तो आइए इनके मिलन को देखते हैं। किनके मिलन को? स्पर्म एंड ओवा का मिलन क्या कहलाता है? तो उसे हम क्लास कहते हैं
फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उनका मिलन क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। तो जैसे कि हमें देखने को मिलेगा, ये हो गया भैया स्पर्म, वो हो गया ओवम, उधर अंडाणु है, इधर शुक्राणु। दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, दोनों के बीच में बहुत दूरी है। ठीक है, तो अब जब इनका मिलन हो जाएगा तो वो कहलाएगा फर्टिलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? जिसे हम हिंदी में कहेंगे बच्चों निषेचन। दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में जिसे हम कहेंगे निषेचन। तो निषेचन में कौन दो लोग मिलते हैं? ऐसा मत बोल देना कि नर और मादा मिलते हैं, वो तो प्रजनन हो गया। इसमें नर मादा नहीं मिलेंगे, नरों के युग्मक, मादा का युग्मक। नर को रिप्रेजेंट करेगा स्पर्म, मादा को रिप्रेजेंट करेगा ओवम। तो मेटिंग होगी या फ्यूजन होगा किनके किनके बीच में? स्पर्म और ओवम के बीच में। तो इस तरह से ये दोनों मिलेंगे और इस घटना को ही हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया भैया फर्टिलाइजेशन। ये घटना क्या हो गई? फर्टिलाइजेशन। इस घटना को निषेचन को होने के लिए हमने देखा था कि किनका किनका मिलन हुआ था, तो स्पर्म और ओवम का मिलन हुआ और तब जाकर बन गया जाइगोट। क्या प्राप्त हो गया? तो जाइगोट प्राप्त हो गया। और यही जाइगोट आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में, जिसे हम कहेंगे भ्रूण में। और ये कहाँ जाकर ठहरेगा? तो ये गर्भाशय की दीवारों से टकराएगा, वहां से oocyte कोशिकाएं इसे एम्ब्रियो को डेवलप करने में लग जाएगी। तो ये सारी प्रोसेस हो गई भैया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट और जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। ओके, क्लियर क्लास? आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकंड वन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन अंग या नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र की बात करें तो हमें उसमें इस तरह से ये सारे आर्गन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें सारे आर्गन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अब भैया नर जनन तंत्र की बात करें तो जो नर जनन तंत्र के अंग है इनकी क्या क्या खासियत है, या यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, आइए देखते हैं। ये हो गया अंडकोश, जिसे हम स्क्रोटम कहेंगे। ये हो गए वृषण, जिन्हें हम टेस्टिस कहते हैं। तो ये दोनों नर जनन तंत्र के कैसे आर्गन है? तो हम कहेंगे ये दोनों नर जनन तंत्र के मुख्य अंग है, मेजर ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन है। कौन कौन? स्क्रोटम और टेस्टिस। सर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो भैया जब दोनों आए तो टेस्टिस ज्यादा सही होगा। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर हम आगे देखेंगे मेल सेक्स हार्मोन, जो कि इंटीरियर स्टेरिल सेल्स से लीडिंग कोशिकाओं से बनेगा, अंतराली कोशिकाओं से बनेगा, वो इसी टेस्टिस से निकलेगा। सेकंड थिंग, और स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है शुक्र जनन नलिकाओं में होता, वो भी किसके अंदर होती है? वृषण के अंदर होती है। इसलिए फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको देंगे हम? टेस्टिस को। उसके बाद अधिवृषण नलिका एपिडाइडेमिस, अधिवृषण नलिका एपिडाइडेमिस, वासा डिफरेंस शुक्रवाहिनी। ठीक है, शुक्रवाहिनी। अब ये दोनों नलियां हैं, डक्ट याद रखना, ये दोनों डक्ट या नलियां हैं, बाकी सभी ग्रंथियां। ये नलियां हैं और बाकी इधर जो बचेंगे ये सब क्या भैया? ग्रंथियां, याद रखना। कभी प्रश्न आ जाए कि अधिवृषण नलिका होती, ग्रंथि की नलियां, डक्ट होती, नलियां होती, और अधिवृषण नलिका की जो लेंथ होती है 33 to 35 मीटर लंबी एक नली होती है। ठीक है, आगे हम इसको डिटेल देखेंगे, है ना, इनके बारे में एक का काम भी देखेंगे। पर यहाँ पर जो चीजें समझने लायक है वो हम समझ रहे। ये सब दोनों मुख्य अंग हो गए, 1 और 2 नंबर का। बाकी 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, ये सब सेकेंडरी ऑर्गन है, सहायक ऑर्गन, सहायक भाग, इसे याद रखेंगे। तो 2 मुख्य भाग हो गए, बाकी के सब कैसे हैं? बाकी के सब सहायक है, सेकेंडरी ऑर्गन है। इसमें भी बात करें अधिवृषण नलिका, या ऐसा पूछा जाए इस सहायक भागों में प्रमुख अंग कौन सा है? ध्यान रहे, प्रश्न की भाषा के ऊपर ध्यान देना है। अगर पूछ ले कि नर जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण सहायक भाग कौन सा है, तो फिर हमें जवाब देना है एपिडाइडेमिस, अधिवृषण नलिका। समझ गए भैया बात को? फिर दूसरा प्रश्न, मुख्य जनन अंग कौन सा है? तो वृषण कोष दिया है तो वो लगा दो, और अंडकोश या वृषण कोष के अलावा टेस्टिस या वृषण दिया है तो फिर उस कंडीशन में हमें क्या उत्तर देना है? उस कंडीशन में हमें टेस्टिस या वृषण को लगाना भैया। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
पासा डिफरेंस शुक्रवाहिनी या शुक्राणु को मुख्य रास्ता प्रदान करती है, इस आगे हम देखेंगे। सेमिनल वेसिकल शुक्राशय ग्रंथि जो कि मांसाहारी पशुओं में नहीं पाई जाती, शाकाहारी में पाई जाती है। यूरेथ्रा, इसमें क्रिस्टा या केपर्ड गैलेंजिस भी एक भाग पाया जाता है, ऐसा हम देखेंगे। यहीं से पोरूस या प्रोस्टेट ग्लैंड चालू हो जाती है, जिससे क्षारीय स्राव निकलता है जो कि वीर्य को विशेष गंध प्रदान करती है। काउपर्स ग्लैंड जिन्हें हम कंदमूत्रीपद ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं, जो कि भैया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? यह साफ सफाई का काम करती है। और पेनिस या सीसन, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक, तो ये हो गए नर जनन तंत्र के मुख्य भाग और सहायक भाग। ठीक है, ये हो गए मुख्य भाग, ठीक है, और ये हो गए सहायक भाग। और इन सहायक भाग में भी यह दो क्या है, तो ये दो नलियां, बाकी की सब ग्रंथियां। ठीक, और ये हो गए मुख्य भाग। कैसे भागे? ये मुख्य भाग है और बाकी के ये सब सहायक अंग है। तो ये तरह से भी प्रश्न बनता है, इसलिए मैं आपके लिए डबल रिपीट कर दिया। चलिए अब आगे हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी बातें हैं। चलिए देख लेते भैया। तो फीमेल की जब बात करें मादा जनन तंत्र की, तो इसमें मुख्य अंग पूछा जाए तो ओवेरी होता है। इसका अगर मुख्य अंग पूछे तो ओवेरी या जिसे हम कहे अंडाशय, और ये दो होते याद रखना। ठीक है, फिर ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, डिंबोवाहिनी, वो आगे जाकर गर्भाशय, और गर्भाशय स्तंभों में खुलती है। गर्भाशय स्तंभ और यूटेरस के नीचे उसकी गर्दन होती है, जिसको हम सर्विक्स या गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। और यह गर्भाशय ग्रीवा योनि या वेजाइना में खुलती है। और योनि वेजाइना के बाहर ओल्वा या भग से सबसे बाह्य भाग होते हैं। इस तरह से मादा जनन तंत्र के भाग हो गए, इनके बारे में भी डिटेल देखेंगे। अब हम बात करेंगे मूलतः यहाँ पर, तो मूलतः जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे भैया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन का। प्राइमरी ऑर्गन में पहला आ रहा है हमारे पास देखने को जो हमें मिल रहा है, जिसे हम कहेंगे स्क्रोटम। अब स्क्रोटम क्या काम करता है? ये हो गया स्क्रोटम। ठीक है, ये बहुत ही मोटी परत वाला होता है इस तरह से, और यह वृषण कोष के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? तो इसे हिंदी में हम वृषण कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण कोष, स्क्रोटम। और इसे ही कभी कभी अंडकोश भी कह दिया जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, वृषण कोष कहा जाए या अंडकोश कहा जाए या स्क्रोटम कहा जाए, तीनों का मतलब एक ही। अब वृषण कोष क्या काम करते हैं? तो वृषण कोष के अंदर कौन होंगे भैया? तो वृषण कोष के अंदर होंगे वृषण। वृषण कोष के अंदर कौन बैठे रहेंगे? तो वृषण कोष के अंदर वृषण बैठे रहेंगे। लेकिन हम अभी यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? तो हम भैया जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है वृषण कोष। अब वृषण कोष क्या काम करेगा? इसके दो महत्वपूर्ण काम है। पहला इसका महत्वपूर्ण काम है तापमान का नियंत्रण करना। पहला इसका महत्वपूर्ण काम है तापमान नियंत्रण करना। दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम है, किसी को नर पशु दिख गया, बुल दिख गया, सांड दिख गया और किसी ने पत्थर मार दिया और जनन अंग में जाके लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, बहुत दर्द होगा बेटा। इसलिए प्रकृति ने, ईश्वर ने उन्हें एक सुरक्षा कवच दिया है, अर्थात यह बाहरी आघातों से या यूं कहे कि बाहरी चोटों से सुरक्षा करता है। किनकी? वृषण की, टेस्टिस की, ये दिख रहे, इनकी सुरक्षा करता है। समझ गए? और तापमान कितना कम रखता है? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस यह कम रखता है। और फेरेनहाइट में आ जाए तो याद रखना 1 to 8 डिग्री फेरेनहाइट है। ठीक है, पर आप इसको उस फार्मूले से कन्वर्ट करोगे तो कुछ ज्यादा या कम आएगा उससे। ठीक है, ऐसे याद रखना बेटा इसको। ठीक, ये महत्वपूर्ण काम हो गया किसका? वृषण कोष, अंडकोश या स्क्रोटम का। ये दो महत्वपूर्ण काम है और दोनों प्रश्न एग्जाम में आए हैं। अब हम बात करेंगे वृषण कोष के अंदर कौन बैठे हैं, तो आप बता दोगे कि वृषण कोष के अंदर सर जो बैठे हैं वो है टेस्टिस, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों? जिसे हम कहेंगे वृषण। तो आइए भैया वृषण के बारे में बात करते हैं। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? वृषण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? वृषण के, टेस्टिस के। कैसा होता है, क्या होता है? तो अभी हमने देखा ये वृषण कोष हो गए। इन्हीं वृषण कोष में कौन बैठा है? तो कौन बैठा भैया? तो इन्हीं वृषण कोष में हमने देखा कि वृषण बैठे,
कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, अर्थात एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? तो हम कह देंगे एक जोड़ी होते हैं। अगर इनका भार पूछ ले आपसे तो आप बता दोगे इनका भार होता है 500 ग्राम। लेकिन कोई पूछे कि एक का बताओ, एक का, तो एक का बता देना उसको कि भैया एक का होता है 250 से 300 ग्राम, बता देंगे। बोले हाँ सर बता देंगे। फिर आपसे कोई पूछ ले कि इनकी आकृति कैसी होती, दिखते कैसे हैं, तो हम बता देंगे यह सेम के बीज की आकृति के होते हैं, जिसे हम बीन कहते हैं, बीन शेप के। सर बीन शेप बताओ, हमको नहीं पता। तो देखो भैया बीन शेप कैसा होता है, वो भी यहाँ देख लो, अलग कलर की पेन से देखो, मजेदार देखो, कुछ इस तरह से होती है बीन्स। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखाई देती है बीन्स। तो इस तरह से दिखाई देगा, समझ गए बात को? तो इस तरह से होता है बीन की आकृति का। ठीक है, जो बीच में थोड़ा सा धंस जाए। कौन सी बीन? जैसे हम बोले चौलाफली, बलौरफली, उनके बीज उठा के देखना। ठीक है, या आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो चीनी की प्लेट मिलेगी, वो भी कुछ इसी तरह से धसी हुई मिलेगी बीच में। तो इस आकृति के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बाहर क्लियर हो गया, कैसे दिखते वो क्लियर हो गया। सर ये काम क्या करते वो बताओ मुझे तो। अरे भैया ये तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इनका। क्या महत्वपूर्ण कार्य सर? 2। नंबर 1 नरलिंगी हार्मोन। नरलिंगी हार्मोन। सर नरलिंगी हार्मोन तो हमें पता है टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल सही है। टेस्टोस्टेरोन का ये स्त्राव करते हैं। कैसे होता है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। फिर दूसरा क्या, इनका दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण काम है शुक्र जनन करना, अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण करना। तो किनका निर्माण करना? तो शुक्राणुओं का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये दोनों प्रक्रियाएं कहाँ घटती है? टेस्टिस या वृषण में। तो भैया हमने पहले वृषण कोष देख लिया, स्क्रोटम देख लिया। अब स्क्रोटम के अंदर कौन होते? वृषण होते। क्या सर ये हमेशा बाहरी होते? नहीं, 4 केस बन सकते हैं, या यूं कहें कि 3 कंडीशन बन सकती है। कैसे? जो स्तनधारी होते हैं उनमें हमेशा पिछली पैरों में एक थैलीनुमा संरचना में सेम की बीज की आकृति में 2 वृषण कोष में बाहर लटके। लेकिन हाथी और व्हेल मछली में पूछे तो ये शरीर के अंदर होते। कहाँ होते? देह गुर्दे के पास होते। किसमें? हाथी और व्हेल मछली में। सर ऐसा क्यों? प्रकृति ने उनको इतना बड़ा शरीर दिया है और वो टेम्परेचर मेंटेन अंदर कर सकते हैं, इसलिए उनको वहां दिया है। लेकिन खरगोश और चमगादड़ की अलग कहानी है, जब प्रजनन होगा तभी बाहर आएंगे, नहीं तो अंदर बैठे रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जिनमें हमेशा अंदर रहते हैं, जिनमें हमेशा अंदर रहते हैं उसको टेस्टिकोंडा बोला जाता है। समझ गए बेटा? और अगर सर वृषण बाहर नहीं आए तो क्या होगा? और बाहर नहीं आए तो शुक्राणु नहीं बनेंगे, और इस घटना को बोलते हैं क्रिप्टोक्रिडीज्म। याद रखना कि जब वृषण में स्पर्म नहीं बन रहे, अगर वो अंदर ही रह गए वृषण, तो इस घटना को क्रिप्टोक्रिडीज्म कहते हैं। क्रिप्टोक्रिडीज्म कहा जाता है। ऐसा आपके पास नोट्स में भी लिखा हुआ। चलिए बेटा, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी किसके बारे में? नरजनन तंत्र के मुख्य अंग में वृषण कोष और वृषण की, दोनों में पूछा जाए तो हमें पता है वृषण होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि सर ये बताओ कि बनते कैसे शुक्राणु, तो देख लेते भैया। ठीक है, तो एक वृषण को बाहर निकालना पड़ेगा, सही में नहीं निकालेंगे, प्रैक्टिकली बात होगी ना। ये निकाले भैया वृषण को बाहर। वृषण को बाहर निकाला तो उसने बोला कि देखो मेरा नाम मत लेना। बोले क्यों? क्योंकि मेरे चारों ओर एक सुरक्षा परत है। बोले तेरी सुरक्षा परत का नाम बता। तो बोले ये संयोजी ऊतक की बनी। किसकी बनी है? संयोजी ऊतक की बनी है। आओ भाई, ठीक है, संयोजी ऊतक की तेरी परत है। बोले नाम बता। नाम? बोले इसका नाम है श्वेत कंचु। श्वेत कंचु, कहीं के पर श्वेत कंचुका भी लिखा रहता है। इसी को ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी बोलते हैं अंग्रेजी में। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, श्वेत कंचु। तो वृषण के चारों या वृषण के बाहर एक पतली महीन थीन ग्रंथि जैसी रचना पाई जाती है, जिसे निर्माण संयोजी ऊतकों से होता है, जिसे हम श्वेत कंचुक या ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। सर ये काम क्या करती है? तो श्वेत कंचुक ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर वृषण को अनेक पालिकाओं में, अनेक खंडों में बांट देती है। सर इससे क्या होगा? तो जैसे ही ये बेटा
वृषण को अनेक पालिकाओं और खंडों में बांटती है तो इसके अंदर इस तरह से ट्यूब जैसी संरचनाएं बनने लगती है। इस तरह से नलिका की जैसे संरचनाएं बनने लगती है और इन नलिकाओं के बीच बीच में कुछ इस तरह से इसमें छोटे छोटे अंतराली कोशिकाओं के ढेर भी देखने को मिलते हैं। कौन सी कोशिकाओं के सर? तो अंतराली कोशिकाओं के ढेर भी इसमें देखने को मिलते हैं बीच बीच में। ये क्या काम करती है वो भी मैं बताऊंगा भैया कि अंतराली कोशिकाएं लीडिंग सेल्स का क्या काम है। तो जो हमें ब्लैक ब्लैक दिख रही है वृषण के अंदर, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसे ही भैया सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स या इसे ही कहा जाता है शुक्र जनन नलिका। अब सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स शुक्र जनन नलिका क्या काम करेगी? तो नाम से पता चल रहा है शुक्राणु का निर्माण करेगी। इसमें क्या भरा होगा? इसमें शुक्राणु भरा होगा। सर ये कैसे दिखती है? तो बाहर निकाल के देखते भैया। किसको बाहर निकाल कर देखते हैं? शुक्र जनन नलिका को बाहर निकाल के देखते हैं। आइए, तो जब इस नलिका को बाहर निकाला वृषण से फिर कुछ इस तरह से देखने को मिली। इस तरह से, इस तरह से। अरे हाँ यार, ये तो बहुत बड़ी, जी हाँ यह। अब इसको घमंड अपने आप में क्यों है? क्योंकि इसी से तो शुक्राणु का निर्माण होगा। इसीलिए सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनन नलिका को वृषण की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है भैया क्योंकि यह मूल काम करती है। मूल काम कौन सा है सर? तो इसकी सतह पर, आंतरिक और बाह्य सतह पर एकांतर क्रम में कौन सी कोशिकाएं? एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती है। जो अंदर वाली एपिथेलियम कोशिकाएं है यह जर्म सेल का काम करती है। जर्म सेल कौन सी? अंदर वाली जो एपिथेलियम कोशिकाएं है यह जर्म सेल का काम करती है। जो अंदर बैठी है वो जन्म करती है, मतलब जन्म देगी। अर्थात इनके टूटने से या इनके कारण जन्म होगा। किनका? तो जन्म होगा भैया, बता देना, शुक्राणु का। तो शुक्राणु को जन्म देने वाली कौन सी? एपिथेलियम, जर्म सेल। शुक्राणु का जन्म किससे होता है? जर्म सेल से होता है। और जर्म सेल में कौन सी सेल है? तो एपिथेलियम कोशिकाएं। इनके टूटने से शुक्राणु बनेंगे, शुक्राणु का जन्म हो गया। अंदर वाली की बाहर वाली? तो अंतराली को, सॉरी, शुक्रजनन नलिका के अंदर वाली। सर ये बाहर वाली ऐसे बुलाई क्या देखने के लिए? नहीं बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण काम करेगी। क्या काम करेगी यह? सर नाम तो बताओ। इसका नाम है बेटा मात्र कोशिका, जिन्हें हम सर्टोली सेल भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इन्हें हम सर्टोली सेल कहेंगे। ये मात्र कोशिका सर्टोली सेल क्या करेगी? पोषण का काम करेगी। जब तक यह शुक्राणु स्वतंत्र रूप से जीने योग्य नहीं हो गया तो यह बाह्य एपिथेलियम टूट टूट कर उसे पोषण प्रदान करेगी। किसे? शुक्राणु को। और इस तरह से शुक्राणु सब कहाँ भर जाएंगे? शुक्रजनन नलिका में। क्या भर गए? शुक्राणु। इसीलिए तो इसका नाम हो गया सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स शुक्रजनन नलिका, जिसमें क्या भरे? शुक्राणु। बात समझ गए? फिर यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, संरचनात्मक। क्यों बोला? क्योंकि इसी संरचनाओं को जब आपस में जोड़ा जाएगा, एक एक नली को उठाकर यहाँ पर डालते जाएंगे, तभी तो ये भैया इसका निर्माण होगा, तभी तो ये बन पाएगा। कौन? टेस्टिस या वृषण। इसीलिए इसको संरचनात्मक बोला गया। ठीक है सर। कार्यात्मक क्यों बोला गया? क्योंकि ये कार्य महत्वपूर्ण कार्य है। कौन सा महत्वपूर्ण कार्य सर? तो इसका जो महत्वपूर्ण कार्य बेटा वो यह है कि यह जो गुच्छे दिख रहे हैं इन्हें इंटरस्टीरियल सेल्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? तो इन्हें कहा जाता है इंटरस्टीरियल सेल्स। इंटरस्टीरियल कोशिका या इन्हें ही कहा जाता है लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका। सर इनका काम बताओ। तो भैया इंटरस्टीरियल सेल्स या लीडिंग कोशिका की अगर हम बात करें, इनका काम या इनका क्या काम? तो इनका काम होता है नरलिंगी हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन जो होता है, जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन
अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या ये अकेले टूट जाते हैं, इनको कोई कार्य करवाने वाला नहीं आता? बिल्कुल गलत सोच रहे हो, तुम्हारी बिल्कुल गलत सोच है। इनको करवाने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति है। तो यहाँ पर कौन है सर? तो यहाँ पर बैठा है भैया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजनाएं पैदा करेगा, इनको तोड़ेगा कि तुम टूटो। किसमें टूटेंगे? शुक्राणु में। सर यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आएगा एक भैया टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इंटरस्टीरियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाएगा भैया। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ICSH इंटरस्टीरियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टीरियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसे ही LH के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों मिलकर टेस्टोस्टेरोन अर्थात नर लिंगीय हार्मोन को बना देंगे। तो यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग धूम मचाएगा, यहाँ पर इंटरस्टीरियल सेल्स आएगा और धूम मचा देगा, और क्या स्रावित करवा देगा? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करवा देगा। इस तरह से आपको याद रखना है, नर जनन तंत्र में प्रमुख भाग होता है वृषण कोष, और उसके अंदर होते हैं वृषण, और वृषण के अंदर होती है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स शुक्र जनन नलिकाएं, जो कि वृषण की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। इसके बाह्य और आंतरिक सतह पर एपिथेलियम पाया जाता है, जिसको उत्तेजनाएं दिलवा दी जाती है FSH के द्वारा, और जर्म सेल एपिथेलियम के रूप में टूटकर शुक्राणु बना देता है, बाह्य वाला उसको पोषण प्रदान कर देता है। ये कहानी चल गई। और जो इंटरस्टीरियल सेल्स है, कोशिकाएं, लिविंग कोशिकाएं, वो टेस्टोस्टेरोन को बना देती है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमने देखी। आइए अब पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा जाए तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। जो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम भैया यहाँ तक की तो बात कर चुके थे। कहाँ तक की बात कर चुके थे? जो सबसे बाहर दिख रहा है इसकी तो हम बात कर चुके थे। क्या बाहर दिख रहा है? इसके बाहर जो सबसे आएगा वो स्क्रोटम, इसी को हम वृषण कोष या अंडकोष कहते हैं। इसके अंदर कौन बैठे होते हैं? तो इसके अंदर टेस्टिस या वृषण बैठे होते हैं, और इन्हीं टेस्टिस या वृषण के आगे हम देखेंगे तो हमें एक जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी नली दिख रही है, जो कि आदिवृषण नलिका के नाम से जानी जाती है, जिसमें कुल कितने भाग होते हैं? तो इस आदिवृषण नलिका में एपिडाइडेमिस में, इस आदिवृषण नलिका में एपिडाइडेमिस में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो सिर, धड़, पूंछ, केपट, कार्पस, काड़ा। ये सिर हो गया, ठीक है, ये इसका धड़ हो गया, और ये इसकी पूंछ हो गई। किसकी? एपिडाइडेमिस की आदिवृषण नलिका की। सिर में शुक्राणु क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे, और धड़ से होते हुए कहाँ जाकर बैठ जाएंगे? पूंछ में। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा? 7 से 9 दिन। सर इसे क्या कहेंगे? तो भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या होता है? परिवहन। मतलब बस से जाते हो ना आप, परिवहन, तो ये भी तो परिवहन है। 7 to 9 डेज क्या हो जाएगा इनका? ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन लगेगा इनको सिर से पूंछ तक पहुंचने में, क्योंकि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, जाने में समय तो लगेगा, है ना। और इनको धकेलते हुए ले जाएंगे, किसके द्वारा? पक्षमल कोशिकाओं के द्वारा। पक्षमल कोशिकाएं होगी आदिवृषण नलिका के अंदर, जिन्हें हम सिलेटेड सेल्स कहेंगे, और यह सिलेटेड सेल्स पक्षमल कोशिकाएं उबड़ खाबड़ रास्ते से इनको धक्का मार के भैया जाओ परिवहन करो, मध्य प्रदेश परिवहन बस सर्विस धीरे धीरे धकेलते धकेलते आपको बस स्टैंड पहुंचा देगी। वैसे कामयाबी हो रही है, पर इनको धकेलने का काम कौन करेगी? तो इसकी आंतरिक सतह पर पक्षमल कोशिकाएं सिलेटेड सेल्स होती है, जो मूविंग करती है, कंपन करती है, जिसके कारण यह शुक्राणु टप्पे खा के आगे पहुंच जाएगा, और कहाँ बैठ जाएगा? पूंछ में बैठ गया। कितने दिन तक बैठ सकता है? तो 60 दिन तक आराम करेगा, बेचारा थक गया यहाँ से आते आते। तो 16 डेज तक यहाँ पर इसका स्टोरेज होगा पूंछ में। तो ये भंडारण का काम भी करती है। भंडारण नहीं बेटा, भंडारण है ना, तो ये भंडारण हो गया। ठीक, फिर सर इनको भूख लगी तो इतनी दूर चलेंगे, तो भैया रास्ते में यह इनका परिपक्वन भी कर देती है, इनको मैच्योर भी कर देती है, स्टोरेज भी करती है, मैच्योरिटी भी देती है, और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती है। कौन? आदिवृषण नलिका, जो कि जिगजैग या यूं कहे कि टेढ़ी मेढ़ी एक नलिका है, जिसकी लंबाई हम पढ़े थे 33 से 35 मीटर। सर ये तो बहुत लंबी हो गई भैया, ये गुच्छे में रहती है, मंडल में रहती है, इसलिए इतनी लंबी है।
समझ गए? तो ये सारी जानकारी किससे संबंधित थी? अधिवृषण नलिका से। और सारे प्रश्न यहाँ से बनना चाहिए बेटा आपसे। अब अगला जो अंग हमें देखने को मिलेगा अधिवृषण नलिका के बाद, वो आएगा भैया वासा डिफरेंस, या जिसे हम कहेंगे शुक्र वाहिनी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम की चीज है भैया, शुक्र वाहिनी। अब ये शुक्र वाहिनी की अगर हम बात करें तो वासा डिफरेंस की बात करें तो पहला यहाँ से जो प्रश्न आता है, अगर इस शुक्र वाहिनी को काट कर आपस में बांध दिया जाए, ठीक है, इस तरह से रास्ता बंद कर दे, तो सीमेन आगे जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो शुक्र वाहिनियों को काट कर आपस में बांध देना ही कहलाता है वेक्सोटामी, या जिसे हम कहते हैं नस बंदीकरण। ठीक, इसका क्या फायदा सर? अगर कोई नस्ल का पशु, पशु मतलब नर पशु, और नर पशु में भी सांड अगर खराब हो गया, जिसकी आने वाली जनरेशन खराब होने लग गई, तो ऐसे नर पशु जो कि सांड के रूप में को हम शुक्र वाहिनी को काटकर बांध देंगे, अस्थायी रूप से वो बधिया हो जाएगा। स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से बधिया हो जाएगा। सर इसका और एक नाम बताओ नहीं, तो भैया नसबंदी किए हुए नर को हम कहते हैं टीजर बुल, टीजर बुल, टीजर सांड। सर ये क्या काम में आएगा? फिर हमने तो इसकी शुक्र वाहिनी को बांध दिया, अब ये क्या काम उनका है? ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। ऐसी गाय जिनमें मध्यकाल का पता नहीं लग पाता है, जिनमें साइलेंट हिट पाई जाती है, इसका काम फिर वही रहेगा, दिन भर वही चेकिंग का काम करेगा। तो यह टीजर बुल बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा, मध्यकाल को पता लगाने का काम करेगा। इसका पता लगाएगा ये गायों में मध्यकाल का। सर कैसे पता लगेगा कि इसने मेटिंग की? तो इसके जनन अंगों पर रंग लगा दिया जाता है, और इस रंग लगे हुए को हम वाच करते हैं कि ऐसा किसी फीमेल कॉफ या फीमेल काऊ के ऊपर इस तरह का रंग दिख रहा है, तो समझ आ जाएगा कि यह गाय हिट में आई है। सर ये अगर प्रजनन हो गया, तो प्रजनन हो गया तो इससे कुछ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो सीमेन आएगा, इसके पास जो सीमेन आएगा, उस सीमेन में सिर्फ और सिर्फ जनन ग्रंथियों का स्त्राव होगा, उसमें स्पर्म नहीं होंगे, उसमें स्पर्म नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ जनन ग्रंथियों का स्त्राव होगा भैया, सिर्फ और सिर्फ जनन ग्रंथियों का स्त्राव होगा। ये सारी घटना किसके अंतर्गत चलेगी? टीजर बुल के अंतर्गत, जिसको हम वेक्सोटॉमी कहते हैं, नसबंदीकरण टीजर बुल में करते हैं। क्यों करते हैं वो भी बता दिया, क्या काम में आएगा वो भी बता दिया, कौन सा अंग काम करेगा वो भी बता दिया। ठीक है भैया, कभी कभी आपने देखा होगा कि इन शुक्र वाहिनियों, इन वासा डिफरेंस के आता है वेटरनरी डॉक्टर, खींचता है पूरी को, और खींचकर बाइटी जो कास्टेटर की सहायता से क्रश कर देता है। क्या हो गया? तो यहाँ पर होती है वृषण रज्जु। कौन सा रज्जु बच्चों? वृषण रज्जु। और इस वृषण रज्जु को बर्डी जो कास्टेटर की सहायता से, यंत्र की सहायता से, ठीक है, बर्डी जो कैस्ट्रेटर एक यंत्र होता है जो नर पशुओं को बधिया करने के काम में आता है, इसकी सहायता से इस वृषण रज्जु को दबा देते हैं। सर इस वृषण रज्जु में होता क्या है? तो भैया इस वृषण रज्जु के अंदर धमनी और शिराएं होती जो रक्त लाने ले जाने का काम करती है। जब रक्त लाने ले जाने का काम बंद हो गया, जब रक्त का प्रभाव बंद हो गया, तो ऊर्जा का प्रभाव बंद हो जाएगा। ऊर्जा का प्रभाव बंद होगा तो धीरे धीरे धमनी और शिराएं सिकुड़ने लगेगी। धमनी शिराएं सिकड़ी तो वृषण रज्जु सिकड़ेगा, वृषण रज्जु सिकड़ा तो अधिवृषण नलिका सिकड़ेगी, अधिवृषण नलिका सिकड़ी तो धीरे धीरे शुक्राशय भी सिकुड़ जाएगा, और उसके साथ साथ वृषण कोश, अंडकोश सिकुड़ेगा, और जैसे जैसे वृषण कोश सिकुड़ते चला जाएगा, वैसे वैसे वृषण भी सिकुड़ जाएंगे, और इस तरह से पशु बेचारा बधिया हो जाएगा। बात समझ गए आप लोग? ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो मुख्य रूप से रास्ता कौन प्रदान करती है? तो याद रखना, शुक्र वाहिनी। इस घटना से ये पता लगा कि ये सब करने से फायदा क्या है? रास्ता बंद हो जाता है। और साधारणतः हम ये सब बंद नहीं कर देंगे, कुछ कारण होगा तो ही ये सब करेंगे ना, ऐसा नहीं हर नर को कर दिया। समझ गए भैया? जहाँ आवश्यकता है वहां पर इन चीजों को अप्लाई करेंगे। ठीक है, बात सर समझ में आ गई। हमें
वृषण कोश भी समझ में आ गए, वृषण भी समझ में आ गए, अधिवृषण भी समझ में आ गई, शुक्रवाहिनी भी समझ में आ गई। सर आप अब हमें बताइए कि आगे की कहानी में क्या होगा। तो भैया आगे की कहानी में देखो, बारातियों को अपन ले चलेंगे होटल में। कौन सी होटल में? होटल का नाम है शुक्राशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? शुक्राशय ग्रंथि। सर शुक्राशय ग्रंथि क्या काम करेगी? तो शुक्राशय ग्रंथि होटल है तो खाने पिलाने का काम करेगी। क्या क्या मिलेगा? तो खट्टा मीठा भोजन मिलेगा फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड के रूप में। फ्रक्टोज कितना परसेंट? तो 1%। सिट्रिक एसिड ये मिलेगा बेटा इससे। अब ये सारे शुक्राणु यहाँ से वहां से दौड़ते दौड़ते जाएंगे और शुक्रवाहिनी मूत्र मार्ग के पास एक फूली हुई रचना बनाएगी जिसे हम कहेंगे एम्पुला या पुटिका। और इसमें सारे शुक्राणु देखो आके बैठ गए, ढेर हो गए, थक गए बेचारे। तो इनको यहाँ से क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। तो भोजन देने का काम कौन सी ग्रंथि करती है? सेमिनल वेसाइकल या शुक्राशय ग्रंथि करती है। और यह मांसाहारी पशुओं में अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती। किनमें पाई जाती है? शाकाहारियों में पाई जाती है। मांसाहारियों में सेमिनल वेसाइकल शुक्राशय ग्रंथि नहीं होती है भैया, इस बात का हमें ध्यान रखना है। भोजन मिल गया शुक्राणुओं को तो शुक्राणु फिर से तेज हो जाएंगे, गतिमान हो जाएंगे और इस कमरे में धूम मचाने लगेंगे। बोलेंगे हम बहुत भोजन ले लिया, यहाँ से सेमिनल प्लाज्मा भी इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी ताकत हमने ले लिया, हमें बाहर जाना है। तो यहाँ से इन्हें भैया शरीर से बाहर करने के लिए फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में छोड़ दिया जाता है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड बोलती है कि पहले ऊपर का वाल बंद करो। और प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर एक वाल है जिसे हम वाल को कहेंगे, और ये वाल है भैया यूरेथ्रा। ठीक है, बोले इनको आगे जाना है, बारातियों को बोले जाने देंगे लेकिन पहले ऊपर का वाल बंद करो। बोले ऊपर का वाल बंद क्यों करें? बोले इसमें मूत्राशय है और इसमें सारा यूरिन भरा हुआ है। अगर बाराती भी निकले और पूरी रोड पर सब एक साथ निकले तो बारातियों का महत्व कम हो जाएगा, बारात की शोभा कम हो जाएगी। इसलिए इस रोड को बंद कर दो। इस रोड को किस वाल्व से बंद कर दो? यूरेथ्रा से। और यहीं पर वाल्व के नीचे एक इस तरह से रचना होती है जिसे क्रिस्टा यूरेथ्रा कहा जाता है। और यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। क्रिस्टा यूरेथ्रा किसका भाग है? तो नरजनन तंत्र का भाग है, जो कि वाल्व के पास में पाया जाता है। और फिर वाल्व से बंद कर दिया, ये नलियां दिख रही है, किसकी है? प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसे हम कहेंगे ओरूस ग्रंथि। जिसे हम कहेंगे बच्चों ओरूस ग्रंथि। क्या काम किए सर? तो यह जो आ रहे हैं दौड़ते दौड़ते, इनको रोकने के लिए इकट्ठी हो जाएगी। बोले आ जाओ, सबको एक जगह इकट्ठा कर देगी। अर्थात यह स्त्राव करती है। कौन सा स्त्राव करती है? तो क्षारीय स्त्राव करती है। मिलन हो गया, और जब मिलन होगा तो सुगंध आएगी, तभी तो मजा आएगा ना आगे। तो यह वीर्य क्षारीयता को बढ़ा देगी और सुगंध को कम कर देगी। बात समझ गए? और यही क्षारीय होने के कारण आगे चलकर योनि की अम्लता को धीरे धीरे कम कर देगा, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला हुआ स्त्राव है। और प्रोस्टेट ग्लैंड से जब 4 से 6 इंच पीछे जाएंगे तो बल्ब के समान रचना दिखती है, जिसे बल्बो यूरिथ्रल या यूं कहें कि कंद मूत्रिपथ ग्रंथि या काउपर्स ग्लैंड पाई जाती है, जो कि आने वालों का स्वागत में साफ सफाई का काम करती है। तो साफ सफाई की जिम्मेदारी बल्बो यूरिथ्रल काउपर्स ग्लैंड के सुप्रत है। इसे हिंदी में कंद मूत्रिपथ ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसका हिंदी में नाम याद जरूर रखना, कंद मूत्रिपथ ग्रंथि। और ये ग्रंथि किसमें खुलती है? पेनिस या सीसन में खुलती है, जिसकी लंबाई 3 फीट होती है और व्यास पूछे तो 1 इंच होता है। बता देंगे लंबाई 3 फीट और व्यास 1 इंच होती है। इसमें रिएक्टेड टिश्यू पाए जाते हैं जो इसको वापस अवस्था में लाते हैं, और रिएक्टेड टिश्यू पाए जाते हैं जो इसको सीधी अवस्था में लाते हैं। और ये अंग्रेजी की किस आकार का होता है? एस आकार का होता है। और इस तरह से जो सबसे आगे भाग होता है उसको कहा जाता है सीसन मुंड, जिसका लंबाई होती है 3 इंच। तो इस तरह से भैया नरजनन तंत्र के सभी महत्वपूर्ण भाग है और सबका अपना अपना काम। आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। और यहाँ से जो आने वाले प्रश्न थे वो भी मैंने आपको इस कहानी के माध्यम से बता दिए। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस इन, मतलब शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो आप बता देंगे भैया
टेस्टिस ढूंढो नहीं है तो फिर क्या है, वृषण कोश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रोटम या वृषण कोश। पेनिस में तो बाहर होंगे, यहाँ भी नहीं होंगे, यहाँ भी नहीं होंगे। पेनिस का एक और महत्वपूर्ण काम है, याद रखना कि नर जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो कि सहवास का काम करता है, मैथुन का काम करता है, तो हम बता देंगे वो पेनिस होता है। ये तो रास्ता प्रदान करती है और ये भोजन खिलाती है, तो बनेगा कहाँ, स्क्रोटम में। और स्क्रोटम के साथ अगर आपको टेस्टिस दे देता तो फिर ज्यादा से क्या होता, टेस्टिस, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीजर बुल सीक्रेट्स, टीजर बुल से क्या निकलेगा, तो हमने पढ़ा था ना, तो उसमें सीमेन तो होगा ना, सीमेन होगा लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगी। फिर उसके स्थान पर क्या होगा, सिक्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, मतलब जनन ग्रंथियों का केवल और केवल स्त्राव होता है, भैया याद रखना है। अगली बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज मेल हार्मोन, नर हार्मोन कौन सा है, तो हमने बात करी थी भैया, एक बार मैं और बता देता हूं आपको। चलिए, मेल हार्मोन की बात हो रही है ना, तो मेल हार्मोन तो वन ऑफ द मोस्ट टेस्टोस्टेरोन। सर प्रोजेस्टेरोन क्या काम करेगा, तो नर मादा जनन तंत्र में प्रेगनेंसी को लाने का काम करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एस्ट्रोजन क्या होता है, यह मादा लिंगी हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन क्या है, दूध क्षरण को या दूध के सेक्रेशन के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज, तो हमें पता है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि कोई कंदमूत्रिपद ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि या और किस नाम से जाना जा सकता है, बल्बोयूरेथ्रल के नाम से जाना जाता है। कंदमूत्रिपद ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर्स ग्लैंड, तीनों इसी के नाम है भैया। Which of the following is not part of male reproductive system, प्रश्न होते हैं कौन सा नर जनन तंत्र का अंग नहीं है, तो वृषण कोष तो होते, उसमें वृषण भी होते, और फेलोपियन तो मादा जनन तंत्र में डिंब वाहिनी होती, एपिडाइडिमिस से तो वृषण जुड़े होते, तो इसका आंसर सी हो जाएगा भैया। ठीक है, नहीं है पूछा है ना इसलिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। अगर प्रश्न पूछे कि नर की तुलना में कौन सा अंग ज्यादा जटिल होता है या कौन सा तंत्र ज्यादा जटिल होता है, तो हम बता देंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र ज्यादा जटिल होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में जानेंगे। यह भी दो तरह से, मुख्य और सहायक, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आएगी ओवेरी, जिसे हम कहेंगे अंडाशय, और सेकेंडरी में बारी की सारी दुनिया आ जाएगी भैया, वो भी हम देख लेंगे। ये सारे सेकेंडरी ऑर्गन हो गए। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या क्या चीजें जानने लायक है। तो ओवेरी तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे इसको अंडाशय, ये मादा जनन तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है या मुख्य अंग है। ओवेरी अंडाशय कितनी होती है, तो दो होती है, अर्थात वन पेयर होती है, एक जोड़ी होती है, दो होती है। ठीक है सर, इसका भार एक का होता है 10 से 20 ग्राम, और इसका साइज की अगर हम बात करें तो 1.5 इंच। देखिए ये एवरेज है, औसतन है ना, और हर बार 0.5 कम होता है, ऐसे याद रखना। फंक्शन क्या है, तो इसके दो मुख्य काम है, कौन कौन से, एक तो एग सेल अर्थात अंडाणु का निर्माण करना, और दूसरा मादा लिंगी हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन, उसका निर्माण करना। मादा लिंगी हार्मोन एस्ट्रोजन का निर्माण करना, तो ये मुख्य अंग और उसके काम हो गए। फिर उसी के आगे हम फेलोपियन डक्ट, यूटेरस, गर्भाशय ग्रीवा, योनि और वल्वा या भग से या सबसे बाहर वाला भाग होगा, इनके बारे में हम आगे चित्र के माध्यम से समझेंगे भैया। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंग हो गए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ओवेरी की, अंडाशय की। ठीक है, तो ओवेरी अंडाशय के अंदर पाया जाता है ग्राफिन फोलिकल, और ग्राफिन फोलिकल में होते हैं ओवम या अंडाणु। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। ये तो भैया हो गया अंडाशय, ये तो हो गया अंडाशय ओवेरी, जिसे क्या कहेंगे, ओवेरी अंडाशय। इस ओवेरी अंडाशय जब हम देखते हैं तो अंदर देखने को मिलती है ग्राफिन फोलिकल, ग्राफिन पुटिक। इस ग्राफिन पुटिक के अंदर ही क्या भरे होते हैं, ओवम। और ग्राफिन फोलिकल की संख्या जन्म से ही निश्चित होती है, इनकी संख्या हमेशा निश्चित होती है। अगर 2 आई तो 2, 4 आई तो 4, 6 आई तो 6, ये फिर बनती नहीं है, नेवर चेंज है, मतलब ये बदलने वाली नहीं है, जन्म से इनकी संख्या होती है। किनकी, ग्राफिन फोलिकल की। फिर सर काम कैसे करेगी, तो काम करवाते भैया इससे,
इसको सबको काम करवाने की जिम्मेदारी दे रखी, तो इसको काम करने की जिम्मेदारी किसको दी है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। यह बोलेगा किनको? ग्राफिकल फॉलिकल को, कि ओवम बनाओ, ओवा बनाओ, अंडाणु बनाओ, एक सेल बनाओ। क्योंकि उनको काम कौन बता रहा है? एफएसएच बता रहा है। अब एफएसएच ने अपना काम करके क्या बना दी? ग्राफिकल फॉलिकल। फिर ओवम बन गए, अंडाणु बन गए, बोले अब हमको बाहर निकालो अंडाशय से। तो ग्राफिकल फॉलिकल बोलता है अच्छा आपको बाहर जाना है? बोले हाँ। तो फिर वो ल्यूटिलाइजिंग को एफएसएच बोलता है कि भैया आ और अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया प्रारंभ कर, ओव्यूलेशन प्रारंभ कर। इससे क्या होगा? बोले इससे ग्राफिकल फॉलिकल टूटेगी, और जैसे टूटेगी तो उससे कौन बाहर निकलेगा? एग सेल, अंडाणु, ओवा या ओवम बाहर निकलेगा, और बाकी के जो कवर बचा उसको हम कार्पस ल्यूटियम कहेंगे। और इस कार्पस ल्यूटियम से निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन, जो कि दो महत्वपूर्ण काम करेगा। पहला इसका जो महत्वपूर्ण काम होगा वो होगा यूटेरस में एम्ब्रियो को डेवलप करना, और दूसरा गेस्टेशन अर्थात गर्भावस्था काल को बनाए रखना। ये हो गया अंडाशय। अंडाशय के अंदर ग्राफिकल फॉलिकल, ग्राफिकल फॉलिकल या ग्राफिकल कुटिका। इन ग्राफिकल फॉलिकल कुटिका को बनाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वहां तक की कहानी ये बना दिया। फिर ग्राफिकल फॉलिकल बन गया, फिर कौन निकल कर आएगा बाहर? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन आएगा, और यह ग्राफिकल फॉलिकल के क्या करेगा? टुकड़े करेगा, जिसे हम कहेंगे अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन अर्थात अंडोत्सर्ग। इस घटना को हम कहेंगे ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। और जैसे ग्राफिकल फॉलिकल टूटेगा ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन से, अगर एक अंडाणु निकला तो अंडोत्सर्ग सामान्य है, लेकिन एक से अधिक अगर अंडाणु बाहर निकलते हैं तो उस घटना को अति अंडोत्सर्ग या सुपर ओव्यूलेशन कहेंगे। उस घटना को सुपर ओव्यूलेशन या अति अंडोत्सर्ग कहेंगे। ठीक है, एक से अधिक निकला तो। समझ गए भैया? अब सर ठीक है, फिर ये छिलके क्या कहलाएंगे? कवच क्या कहलाएंगे? तो एक सेल निकलने के बाद जो कवच बचेंगे छिलके, उन्हें हम कहेंगे सीएल अर्थात कार्पस ल्यूटियम। और यह कार्पस ल्यूटियम बनाएंगे प्रोजेस्टेरॉन, जो कि यूटेरस में भ्रूण को वृद्धि करवाएगा और गेस्टेशन पीरियड को प्रबंधन करेगा, बनाए रखेगा गर्भावस्था काल को। कैसे? क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा तो ध्यान रखना मादा लिंगी जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, मादा लिंगी जो हार्मोन एस्ट्रोजन ये घटेगा। क्योंकि भैया प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन में विपरीत संबंध है। अगर आपको गर्भावस्था को मेंटेन करना है, गर्भावस्था बनाए रखना है, तो हम चाहेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो और एस्ट्रोजन डिक्रीज हो। ये अगर घट जाएगा तब गाय वापस मद में नहीं आएगी, तभी तो ये कार्यक्रम सफल होगा। बात समझ गए? सर किसी कारणवश अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन पाया या नहीं हो पाया तो एस्ट्रोजन तो बनता रहेगा, और यह जाकर क्या करेगा? वापस 21 दिन बाद स्ट्रेस साइकिल को ले आएगा। फिर यही क्रम चलेगा, और दोनों अंडाशय एक साथ काम करेंगे तो नहीं भाई। एक बार में एक ही अंडाशय सक्रिय होता है, एक थोड़ी देर रेस्ट कर लेगा। कितने दिन? तो 21 दिन, फिर अगले 21 दिन इसकी बारी, फिर अगले दिन 21 की बारी। इस तरह से एकांतर क्रम में दोनों ओवेरी काम करती रहेगी। लेकिन मुर्गियों में ऐसा देखा गया है कि केवल एक ही अंडाशय क्रियाशील होता है, लेकिन पशुओं में, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में दोनों अंडाशय क्रियाशील होते हैं, लेकिन एकांतर क्रम में यह अंडाणु निर्माण का कार्य करते हैं। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैसे अंडाणु बनता है। अंडाणु बन गया, अब बन गया तो इसको ले चलेंगे भाई। कहाँ ले चलेंगे? इसे ओवेरी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में भेज देगी, और इस ओवेरी से जो निकलेगा ओवम या अंडाणु, जो कि डिंब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट की मुड़ी हुई संरचना, जिसको इन्फंडिबुलम निकाय कहते हैं, वहां पर लाकर छोड़ दिया जाएगा। और इन्फंडिबुलम किसका भाग है? तो ओविडक्ट का भाग है, और ओविडक्ट का जो तीसरा खुला हुआ भाग है, जिसे हम एम्पुला या पुटिका कहेंगे, और यहीं पर आकर इस ओवम को, अंडाणु को छोड़ दिया जाएगा, और इन तीनों को एक साथ मिलाकर फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, याद रखें। ठीक है, फिर आगे एम्पुला को कौन पकड़ के रखेगा? तो दो सींग आ जाएंगे निकल कर, किसके? गर्भाशय के, यूटेरस के, जिनकी लंबाई पूछ ले तो बता देना 35 से 40 सेंटीमीटर होते हैं। सर ये काले काले क्या दिख रहे हैं? तो मटर के दाने जिन्हें हम कार्टिलेडन्स कहते हैं, और इन्हीं कार्टिलेडन्स से यूटाइलिन मिल्क निकलता है, जो कि आने वाले भ्रूण को, आने वाले जाइगोट को पोषण प्रदान करने का काम करेगा। और ये रेड वाला सर, तो जब भ्रूण
गर्भाशय में पहुंच जाएगा तो oocyte कोशिकाएं उसको जोड़ने का काम करेगी, जिससे प्लेसेंटा का निर्माण होगा, जिसे हम जेर या नाल कहते हैं। और यही तो है जो कि उस बछड़े को पेट में संभाल कर बांध कर रखेगा और भोजन का काम भी करेगा। ये सारी घटना यूटेरस में होगी। यूटेरस आगे जाकर एक गर्दन जैसी रचना में खुलती है, जिसे हम सर्विक्स या गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। और यह हमेशा म्यूकस प्लग से बनी होती है। क्यों बंद होती है म्यूकस प्लग से? क्योंकि इस भ्रूण को गिरने से रोका जा सके। और सर ये कब खुलेगी? तो दो समय खुलेगी, जन्म के समय और प्रजनन काल के समय। और बाकी गर्भाशय ग्रीवा आगे जाकर वेजाइना में खुलती है, योनि में खुलती है भैया, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर के आसपास, 10 से 12 इंच, 25 से 35 सेंटीमीटर होती है। और अंतिम भाग होता है भग सेक या भग ओल्डा। तो इस तरह से सारा मादा जनन तंत्र क्रियाशील या सक्रिय रूप होकर काम करता है। ये हो गया ओवेरी। अंडाशय क्या काम है इसका? मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और एक सेल अंडाणु को बनाना। यहाँ से अंडाणु निकला बाहर, किसके ऊपर आकर बैठ गया? इन्फेंडिबुलम के ऊपर आके बैठ जाएगा। ये बैठ गए, बोले हम दरवाजे पे आके खड़े हो गए, बोले अंदर आ जाओ। अंदर किसके पास जाएंगे? निकाय के पास, इन्फेंडिबुलम के पास। बोले इनको अंदर जाने दो। अंदर कहाँ जाएंगे? ओविडक्ट के माध्यम से, नली के माध्यम से एम्पुला में जाकर इस तरफ बिठा दिया जाएगा। अब एक बार में एक ही क्रियाशील है, इसलिए इधर से ले चलते, उधर तो नहीं ले जाएंगे। ठीक, एम्पुला में बिठा दिया। अब यहाँ पर ये सज के बैठ गई है। जब सांड से इसका मेटिंग होगा तो प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक गर्भाधान में सीमेन को यही छोड़ा जाता है। और जब सीमेन यही छोड़ा जाता है तो निषेचन, फर्टिलाइजेशन यही होगा। और निषेचन क्या होता है इसको हम भली भांति पढ़ चुके हैं। निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु का मिलन ही तो निषेचन होता है। और इस घटना में बोला जाए कि शुक्राणु और अंडाणु का केंद्र मिलता है, उस घटना को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाए, उसको एम्फीमिक्स बोलते हैं, एम्फीमिक्स। तो प्राकृतिक गर्भाधान हो गया, निषेचन हो गया। तो निषेचन कहाँ होता है बता देना? एम्पुला में होता है। और प्रश्न पूछे कि एम्पुला था ही नहीं सर ऑप्शन में, तो फिर क्या लगाएंगे? तो फिर फेलोपियन ट्यूब लगा देना, डिंब आएंगे, अंड आएंगे, समझ गए? ओविडक्ट। लेकिन ओविडक्ट में कहाँ होता है? तो एम्पुला में होता है। बात समझ गए? क्योंकि ये तीनों भाग किसके, कौन कौन से? निकाय, एम्पुला और ओविडक्ट, ये तीनों ही फेलोपियन ट्यूब के भाग है, ओविडक्ट के भाग है, डिंब वाहिनी के भाग है। फिर इन फूली हुई संरचनाएं बड़ी हो गई, ये भग जाएगी इधर उधर। इनको पकड़ने के लिए कौन आ गया? यूटेराइन हॉर्न आ गए, गर्भाशय श्रृंग आ गए। कौन आ गए? तो गर्भाशय श्रृंग निकल कर आ गए, जिनकी लंबाई 35 से 40 सेंटीमीटर, दोनों आए 40 सेंटीमीटर ज्यादा से। और इनके ऊपर मटर के दाने पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 90 से 120 दिन होती है। और यहीं से डाटा याद रखना, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल भी लगभग इतना ही होता है। ठीक है, तो सॉरी, इनकी संख्या जो होती है 90 से 120 होती है। क्योंकि इन काले दानों की, जिनको क्या कहेंगे? कार्टिलिडन, कार्टिलिडन। ठीक है, क्या काम करेंगे? तो यह कार्टिलिडन्स जो होंगे यूटाइराइन मिल्क निकालेंगे, गर्भाशय से दूध निकालेंगे, जो कि यहाँ से आने वाले निषेचन के बाद इस गोले को धकेल दिया जाएगा। कहाँ? गर्भाशय में, यूटेरस में। तो इसको पोषण देते हुए लाएंगे। ऐसा भूखा भूखा कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अरे तुम्हारे पेट में भोजन नहीं हो तो आगे चलोगे क्या? थक जाओगे। तो यहाँ ये कार्टिलिडन को दाना से भोजन देते रहेंगे और यह धीरे धीरे लुढ़कते हुए कहाँ आकर गर्भाशय की दीवारों पर टकराएगा। बार बार ये घूमेगा और घूमते घूमते ये कंपन पैदा करेगा, जिससे oocyte कोशिकाएं इसको जोड़ने का काम करेगी। और इस संरचना को प्लेसेंटा बोलेंगे। सर ये डॉट डॉट क्या है इसके ऊपर रेड में? तो भैया यह भी कार्टिलिडन है। और प्रश्न आता है कि गाय भैंस की जो जेर होती है, जड़ होती है, जिसे हम अपराभी कहते हैं, किस प्रकार की होती है? तो बता देना, कार्टिलिडनरी प्रकार की। गाय भैंस की जो जड़ होती है वह कार्टिलिडनरी प्रकार का होता है, इनका प्लेसेंटा। क्योंकि इसके ऊपर भी कार्टिलिडन पाए जाते हैं, जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं, इस जाइगोट को पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। और ये घटना सब किस में हो रही है? तो गर्भाशय या यूटेरस में हो रही है। और गर्भाशय का जो नीचे वाला भाग गर्दन की तरह दिख रहा है, इसे ही तो कहा जाता है गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं, जिसकी लंबाई होती है बेटा 10 सेंटीमीटर।
और प्रश्न पूछा जाए कि कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य कहाँ छोड़ा जाता है, तो कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य को नहीं छोड़ा जाता है भैया। लेकिन प्रश्न याद रहे कि कृत्रिम गर्भाधान में निषेचन कहाँ होगा, तो निषेचन सब एम्पुला में होगा, लेकिन छोड़ा कहाँ जाएगा, तो सर्विक्स में छोड़ा जाएगा। और निषेचन प्राकृतिक हो कि कृत्रिम हो, निषेचन तो यही होगा, समझ गए। निषेचन एम्पुला में ही होगा, याद रखना, निषेचन एम्पुला में ही होगा, याद रखना, ठीक है। लेकिन सीमेन को कहाँ ड्रॉप किया जाता है, तो सर्विक्स में, ठीक है सर। ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये क्या है, तो ये भैया एक डॉट है, म्यूकस प्लग है, जो कि ग्लोबुलेट कोशिकाओं से बना है, जो कि केवल गर्भाधान और बच्चे के जन्म के समय खुलता है, बाकी समय बंद रहता है। क्यों, ताकि भ्रूण बाहर ना आ जाए, उसको बंद रखने का काम करता है, क्योंकि तो उछल कूद कर रहा है अंदर, है ना, उसको एक तरफ से यहाँ बंधा हुआ है, एक तरफ से यहाँ बंद है, समझ गए। फिर सर बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए काम करती है योनि या वेजाइना, जिसे बर्थ केनाल या जन्म नलिका के नाम से जाना जाता है, जिसे जन्म नलिका के नाम से जाना जाता है। और इसी भगोष्ठ में नर लिंग के समान पाए जाते हैं क्लाइटेरिस, जो कि सीसन या नर लिंग के समान मादा जनन अंग पूछे तो क्लाइटेरिस होते हैं, याद रखना। और इस तरह से दो ओट होते हैं जिन्हें भगोष्ठ कहते हैं, और इन्हीं भगोष्ठ पर हेयर पाए जाते हैं जिन्हें स्पर्श रोम कहते हैं, संवेदनाएं पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन पूछे कि मादा जनन तंत्र का सबसे बाह्य भाग, बाह्य भाग मतलब सबसे बाहर का भाग कौन सा है, तो भग से क्या होता है, वो क्या है, वह भग से या वल्वा है। मादा जनन तंत्र का सबसे बाहर का भाग कौन है, तो बता दें कि भग से क्या वल्वा है। आई होप इस तरह से आपको सारे मादा जनन तंत्र में कौन सा अंग क्या काम करता है, किसकी क्या क्या वैल्यूज है, किससे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, सारे मैंने आपको चर्चा कर दी। जेल प्लेसेंटा कितनी देर में गिर जाना चाहिए, तो 6 से 8 घंटा में गिरनी चाहिए। कब, जब बच्चे का जन्म हो जाए, बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद यदि नहीं गिरता है तो वेटनरी डॉक्टर को दिखाना है। क्यों सर, क्योंकि इसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें 9 महीने से जो गंदगी है वो भी है, और यह पशु के लिए हानिकारक है। पेट में अगर रहेगी तो आंतों में फंस सकती है, सूजन आ सकता है, इन्फेक्शन से उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये बाहर गिर गई और पशु ने खा ली तो भी समस्या। क्यों समस्या, सर वो तो गंदी है तो बाहर निकाल देगा। अरे रोमांथियों में आपको याद होगा उल्टी का सिस्टम ही नहीं है भैया, तो ये वोमिटिंग कैसे करेगी, वोमिटिंग नहीं होता इसमें, बात समझ गए, इसमें उल्टी नहीं होगी। इसलिए हम ध्यान रखते हैं, या गांव में आप जब देखते हो तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ये जेर बाहर आए तो उस समय पशु इसको ना खा ले। पशु क्यों खाएगा, क्योंकि प्रसव के दौरान उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, वो तेजी से भूखा होता है और उस भूखे की स्थिति में इसको खाने का प्रयास करेगा। लेकिन कुत्ता बिल्ली को प्रकृति ने ऐसी संरचना दी है कि वो खा जाते, पचा भी लेते। क्यों, क्योंकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में इस तरह के पाचक एंजाइम है जो उसका पाचन कर देते हैं, लेकिन रोमांथियों में नहीं पाए जाते। फिर सर क्या करना चाहिए खिलाने के लिए, कभी भी गलती से ब्याने के तुरंत बाद हरे रसीले चारे खल नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे दाने का, ऐसे भोजन का प्रयोग करना चाहिए जो कि लाइट वेट हो, जो आसानी से पच जाए, जैसे कि दलिया वगैरह खिलाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें भी हैं इस मादा जनन तंत्र में, हमने सारी देख ली यहाँ पर। आई होप कि आपको सारा सिस्टम क्लियर हो गया होगा, सारे कलरफुल ऑब्जेक्ट से सारी एक एक चीज हमने यहाँ पर देखी। अब मध चक्र की बात करें स्ट्रेस साइकिल की, तो इसमें 4 अवस्थाएं होती है। पहले प्रो स्ट्रेस, स्ट्रेस, मेटा स्ट्रेस और फोर्थ होती है डाई स्ट्रेस। इस तरह से कुल 4 अवस्थाएं होती है। अप्राइमेट पशुओं में मध चक्र पाया जाता है, और गाय भैंस में यह 21 दिन का होता है। किनमें किनमें, तो गाय में, भैंस में और बकरी में यह 21 दिन का होता है। सर भेड़ का भी बताओ नहीं, तो भेड़ का याद रखना 16 to 17 डेज कंसल्ट किया जाता है। ऊँटनी में अगर पूछ ले तो बता देना 14 डेज, 14 दिन, ठीक है। गाय भैंस में, बकरी में 21 दिन में आता है, भेड़ में 16 से 17 दिन में आता है, ऊँटनी में 14 दिन, ठीक। अब प्रोस्ट्रस को पूर्व मध्यकाल बोलते हैं। यह 2 से 3 दिन की अवस्था होती है, पूर्व मध्यकाल, और इसमें जनन अंगों की तैयारी होती है, ठीक है, इसमें जनन अंगों की तैयारी होती है। और फिर चालू हो जाता है भैया स्ट्रेस, जिसे हम मध्यकाल कहते हैं। और मध्यकाल में कब मिलाना चाहिए पशु को नर से, तो मादा को मध्य से अंत समय में मिलाना चाहिए। घंटे पूछे तो 12 से
24 घंटे। एक बार उसने पूछा था अंतिम कितने घंटे, तो अंतिम 8 घंटे, अंतिम 8 घंटों में मिलाना चाहिए। अंतिम शब्द लगा दे तो अंतिम 8 घंटों में। रेंज में पूछे तो 12 से 24, 12 भी आ जाए 24 भी आ जाए, 24 ज्यादा से। कितने सारे प्रश्न बन गए भैया। मध्यकाल महत्वपूर्ण होती है, मध्य से अंत में मिलाना है, 12 से 24 घंटे। अंतिम शब्द लगा दे तो अंतिम 8 घंटों में। 12 भी आ जाए 24 भी आ जाए तो 24 ज्यादा से। ठीक है, कौन से चक्र में, मध्य चक्र में, स्ट्रेस साइकिल में मध्य अवस्था जो होती है, यूं कहे कि मध्यकाल जो होता है मिलन के लिए सर्वोत्तम समय होता है वो यही होता है। कभी कभी भैंसों में ऐसा देखा जाता है कि मध्यकाल या मध्य जो लक्षण मध्य चक्र के ये प्रकट नहीं कर पाती। इस प्रकार के पशुओं को शाही ब्रीड बोला जाता है, या इस प्रकार की हिट को गूंगी हिट बोला जाता है। ठीक है, शर्मीले पशु होते शाही ब्रीडर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की हिट को गूंगी हिट बोला जाता है जिसमें वो लक्षण प्रकट नहीं कर पाते। तो सर उसमें फिर कैसा पता लगेगा कि ये मध्य में, तो उसको मादा पशु को नर पशु के झुंड के साथ रखेंगे और अगर वो नर से टीजर बुल से या इस तरह से मेटिंग करने के लिए तैयार है तो ऐसा पता लग जाएगा। नहीं तो जो उसका योनि या वेजाइना होता है वो हल्का पिंक गुलाबी रंग का हो जाता है। इससे भी हम देखकर पता लगा सकते हैं। किन में पाया जाता है गुंगी, तो भैंसों में पाया जाता है। ठीक है, शाही ब्रीड किसको कहते हैं, जो मध्यकाल के लक्षण छुपाए उसको शाही कहेंगे, शर्मिला कहेंगे। ठीक है भैया, भैंसों में जो हीट पीरियड होता है मध्य रात्रि में आता है, याद रखना। भैंसों में जो हीट पीरियड का समय होता है वो मध्य रात्रि में होता है, याद रखना। और किस माह में सबसे ज्यादा हीट पीरियड में आती है भैंसें, तो याद रखना भैंसें सबसे ज्यादा अक्टूबर माह में हीट पीरियड में आती है। सबसे ज्यादा जन्म कब देती है, तो जुलाई से अगस्त में देती है। जैसा कि अभी हम महीना चल रहा है जुलाई अगस्त का, आपने देखा होगा, उसमें सबसे ज्यादा भैंसें बच्चों को जन्म देती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको यहाँ से बता दी भैया। आपको शायद समझ में आ गई होंगी सारी बातें। सबसे छोटी अवस्था पूछे तो वो होती है मेटास्ट्रेस, सबसे बड़ी पूछे तो होती है डायस्ट्रेस। मध्य चक्र की सबसे बड़ी अवस्था पूछे तो डायस्ट्रेस। कुल कितने चरण होते हैं, कुल कितनी स्टेज होती है, कुल कितनी अवस्थाएं होती है, 4 होती है। ये सारे के सारे प्रश्न जो मैंने बोर्ड पर लिखे कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुए भैया, ध्यान रखना है सारी चीजों को। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको इसके साथ एक्स्ट्रा भी दिए, उसका भी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। आइए अब मादा जनन तंत्र से जुड़े कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। स्ट्रेस ऑफ काउ, अभी हमने बात की जो स्ट्रेस चक्र होता है 12 से 24 घंटे का होता है। आप बता ही देंगे हाउ मेनी स्टेज आर प्रेजेंट इन नॉर्मल स्ट्रेस साइकिल। एक मध्य चक्र में कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 4 अवस्थाएं होती हैं। अभी हमने बात की बेटा इसके बारे में। फिर आगे हम बात करें बीच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज एसोसिएटेड विद मेटिंग। मेटिंग में कौन भाग लेगा, तो सीधी सी बात है जो मैथुन का अंग है नर में वो सीसन है, और मादा में जो मैथुन का अंग है योनि या वेजाइना है। द लेंथ ऑफ ओविडक्ट, गाय की फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट या डिंब वाहिनी की लंबाई। रेंज में पूछे तो हम बता देंगे 20 से 25 सेंटीमीटर, साधारणतः पूछे तो 20 सेंटीमीटर। oogenesis, अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो भैया अंडाणु तो बने थे ओवेरी में, अंडाशय में बनेंगे। अंडाणु का निर्माण ओवेरी में होता है। गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई आप सभी को पता है 4 इंच या 10 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ओविडक्ट इन काउ, देखिए रेंज में आएगा तो हम बता देंगे 20 से 25 सेंटीमीटर। महत्वपूर्ण प्रश्न था। एवरेज गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो, गाय का सबको पता है 280 से 282 दिन, भैंस का 310 दिन, भेड़ का 148 दिन, बकरी का 150 दिन, लगभग 5 महीने, सुअर में 114 दिन, 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिन, सबसे कम कुतिया का 60 दिन, सबसे ज्यादा हथिनी का 660 दिन। ठीक है, इसे याद रख सकते हैं। द पीरियड ऑफ स्ट्रेस इन केस ऑफ बॉस इंडिकस, देखिए स्पेशल पूछा है, ध्यान रहे बॉस इंडिकस में जो स्ट्रेस पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है, तो हमें बताना है 14 दिन का, सॉरी कितने घंटे का होता है, तो 14 घंटे का होता है। किन में, भारतीय गाय में पूछा स्पेशल। इन केस ऑफ बॉस इंडिकस स्ट्रेस जो होता है, जो मध्य काल होता है वो कितनी देर का होता है, 12 भी है, 14 भी है, 24 भी है, सब है। लेकिन बॉस इंडिकस लग जाए तो 14 आवर लगा देना। स्ट्रेस साइकिल ऑफ यूज कितने दिन का होता है, तो भैया हम बता देंगे कि भेड़ बकरी में 16 से 17 दिन का होता है, गाय भैंस बकरी में 21 दिन का होता है। अगला प्रश्न कह रहा है
the retention fertilizing capacity of the sperm in the genital tract of each, मतलब मादा कुतिया के जेनेटल ट्रैक में जो स्पर्म है वो कितनी देर तक रह सकता है, तो 90 घंटे तक रह सकता है, और गाय भैंस में 24 घंटे तक, और अंडाणु 12 से 24 घंटे। याद रखना। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ काउ इन हीट इंक्रीज होगा, क्योंकि गर्मी में आ रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 0.7 मोर देन नॉर्मल, मतलब 0.7 बढ़ जाता है भैया। सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट, किसमें पाई जाती है? तो हमने पढ़ा था कि सर्टोली सेल्स, सर्टोली कोशिकाएं जिन्हें मात्र कोशिकाएं कहती है, वो वृषण में होती है, जो कि पोषण का कार्य करती है। द इंटरवल फ्रॉम पार्चुरेशन टू फर्स्ट स्ट्रेस इन ए डेयरी कैटल, मतलब एक बार बछड़े को जन्म दे दिया, उसके बाद दूसरी बार वो कब स्ट्रेस में आएगी, कब मध्य में आएगी? तो ब्याने के 30 से 72 दिन बाद, अर्थात 1 से 2 माह बाद वापिस वो तैयार हो जाती है प्रजनन के लिए, ब्याने के 30 से 72 दिन बाद। With the male test is developed from the gonadal, जो वृषण होता है वो किससे जुड़ता है? तो रज्जु से जुड़ता है। रज्जु को अंग्रेजी में मेडुला बोला गया है। ठीक है भैया। The length of rumen papillae, ये नए प्रश्न में कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो रुमेन पेपिला जो होता है उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है भैया, याद रखना आपको। फिर अगला भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इन कैटल एंड शीप द ओवेरी व्हिच शेप, इनका अंडाशय किस आकार का होता है? गर्भाशय तो किडनी शेप होता है, लेकिन अंडाशय की बात हो रही ओवेरी की, तो ये होता है आलमंड शेप, बादाम के आकार का होता है। इनमें गाय और भेड़ में ओवेरी अंडाशय आलमंड शेप में पाया जाता है। द यूटेरेंस ऑफ बाई पीरियड टाइप इन बीच ऑफ द फॉलोइंग, किनमें गर्भाशय श्रृंग जो होते हैं या गर्भाशय होता है द्विश्रृंगी होता है, तो लगभग सभी में जो गर्भाशय होता है वह द्विश्रृंगी होता है। हमने देखे थे ना, 2 श्रृंग निकले थे गर्भाशय से, जिसके ऊपर 90 से 120 कॉटिलेडन थे। बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन रुमेन, याद रखना 10 की घात 6, कुछ लोग 10 की घात 4 पढ़ाते हैं, लेकिन वो सही है, लेकिन जब आप 10 की घात 4 करोगे तो कितना हो जाएगा कैलकुलेट करना, और 10 की घात 8 करना, फिर उनको आधा करना, क्या आधे आधे हो रहे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो राइट आंसर आएगा बेटा 10 की घात 6। रुमेन में बैक्टीरिया की संख्या पूछे तो 10 की घात 6 लगाना है। जितना भी पशु खाता है उसका ड्राई मैटर का रुमेन में कितना डाइजेस्ट हो जाता है? डाइजेस्ट का मतलब यहाँ पर है कि उसको कितना सरलतम रूप में लाया जाता है रुमेन में ड्राई मैटर को, शुष्क पदार्थ को, तो आएगा उत्तर 70 से 80%, याद रखना। ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है रुमेन में पूरे वेट का? तो 10 to 20% पाया जाता है भैया, इसको भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन रुमेन। रुमेन में ऑक्सीजन का परसेंट 6%, 65%, कार्बन डाइऑक्साइड 25%, मीथेन और 7% नाइट्रोजन। सभी प्रश्न याद रखना। अंडाशय में ओसाइट का मुक्त होना अंडोत्सर्ग कहलाता है, हमने पढ़ी लिया। एस्ट्रोजन का निर्माण कहाँ से होगा? तो हमें पता है अंडाशय से होगा। गाय का मध्यकाल की अवधि कितनी देर होती है? तो 24 घंटे लगाना है, ऐसे ऑप्शन आ जाए। शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रों का मिलन, तो हमें पता है उसको हम एम्पीमिक्सिया कहते हैं बेटा। ठीक है, तो इस तरह से नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न सारे हमने देख लिए। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक्स टू ऑल प्रिय विद्यार्थियों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ अगली कक्षा में। धन्यवाद।